हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में यूनिट 5 का लेक्चर नंबर 5 हमने पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कोलाइड किसे कहते हैं और भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइड का वर्गीकरण हमने किया था, है ना। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइड का वर्गीकरण उस वाले लेक्चर में हमने अच्छे से क्लियर किया था। आज भी हम कोलाइड का वर्गीकरण करेंगे, लेकिन आज हम परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच अंतःक्रिया की प्रकृति के आधार पर कोलाइड का वर्गीकरण करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए और इसके बेस पर क्वेश्चंस डेफिनेटली आपकी एग्जाम में बनने भी वाले हैं और आपकी एनसीईआरटी में भी ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य अंतःक्रिया की प्रकृति के आधार पर कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं, है ना। ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कोलाइड का वर्गीकरण। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य अंतःक्रिया की प्रकृति। ठीक है, अंतःक्रिया यानी कि इंटरेक्शन, परिक्षिप्त प्रावस्था यानी कि विलय, है ना। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था विलय और विलायक यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, है ना। साधारण विलयन से कोलाइडी विलयन का कंपैरिजन मैंने आपको करके बताया था। वहां पर विलय होता है, यहाँ पर परिक्षिप्त प्रावस्था होती है, वहां पर विलायक होता है और यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम होता है। बस इतना सा अंतर है। ठीक है, तो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य अंतःक्रिया की प्रकृति के आधार पर जो कोलाइड होते हैं उनको दो वर्गों में विभाजित किया गया है ना। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। क्या क्या नाम है? तो एक का नाम है द्रव स्नेही कोलाइड और दूसरे का नाम है द्रव विरोधी कोलाइड, है ना। द्रव स्नेही कोलाइड कह सकते हैं या द्रव रागी कोलाइड भी इसको कहा जाता है। ठीक है, द्रव रागी कोलाइड या द्रव स्नेही कोलाइड। और दूसरा क्या है? द्रव विरागी कोलाइड या द्रव विरोधी कोलाइड, है ना। अब यहां पर हम द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर पढ़ेंगे क्योंकि अंतर अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, परिभाषाएं बहुत ही कम पूछी जाती है। द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर अधिकतर पूछा जाता है। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट लिखा है द्रव स्नेही या द्रव रागी कोलाइड में कि ये सरलता से तैयार किए जा सकते हैं, है ना। चलिए, पहला पॉइंट देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड का परिचय करवा देता हूं कि ये होते क्या है ना। देखिए, लिखा है यहां पर द्रव रागी कोलाइड या द्रव स्नेही कोलाइड। चलिए, द्रव स्नेही कोलाइड को पकड़ते हैं हम। इस वर्ड को थोड़ा सा देखते हैं कि ये कह क्या रहा है ना। देखिए, द्रव स्नेही, द्रव का मतलब कोई भी लिक्विड और स्नेही यानी कि प्यार करने वाला, प्रेम करने वाला, है ना, उसकी तरफ आकर्षित होने वाला। तो द्रव स्नेही का मतलब क्या हो गया कि जो द्रव है उसको स्नेह करने वाला, द्रव को आकर्षित करने वाला, है ना। द्रव की तरफ आकर्षित होने वाला भी कह सकते हैं हम। तो ये क्या होगा? जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं वो द्रव की तरफ आकर्षित होते हैं, है ना, सरलता से आकर्षित हो जाते हैं। अब द्रव विरोधी कोलाइड या द्रव विरागी कोलाइड का मतलब क्या होता है? द्रव विरोधी, जस्ट इसका अपोजिट। द्रव स्नेही यानी कि आकर्षित करता है द्रव को, लेकिन द्रव विरोधी का मतलब क्या हो जाएगा कि जो लिक्विड है, जो द्रव है, उसका विरोध करने वाला, उससे दूर जाने वाला, है ना, उससे प्रतिकर्षण करने वाला। ठीक है, तो समझ गए। देखिए, एक एक वर्ड आपको अच्छे से क्लियर करवा रहा हूं मैं, है ना। पिछले वीडियो में भी कोलाइड जो टॉपिक है वो भी बेहतरीन तरीके से मेरे हिसाब से मैंने क्लियर करवा दिया था आपको, है ना। और आज का वीडियो भी मैं एक एक जो वर्ड है आपको वो अच्छे से क्लियर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप। ठीक है, एक लाइक तो आपका बनता ही है इस वीडियो पर, है ना। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा था कि ये सरलता से तैयार किए जा सकते हैं। अब सरलता से तैयार कैसे किए जा सकते हैं? देखिए, इनमें क्या होता है? प्रबल आकर्षण बल होता है ना, क्योंकि ये द्रव स्नेही है ना, आकर्षित करने वाले होते हैं। तो आकर्षण होता है इनमें, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच बहुत ही ज्यादा आकर्षण होता है। तो आकर्षण होने से ये एक दूसरे में पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं क्योंकि द्रव को स्नेह करने वाले होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये सरलता से तैयार किए जा सकते हैं। अब द्रव विरोधी या द्रव विरागी कोलाइड में क्या लिखा है कि ये कठिनाई से तैयार होते हैं, है ना। ये आसानी से तैयार नहीं हो सकते हैं कि कोई लिक्विड लिया हमने और उसमें कोई विलय पदार्थ हमने डाल दिया या किसी परिक्षेपण माध्यम में कोई परिक्षिप्त प्रावस्था हमने डाल दी, मिला दी, तो ये आसानी से तैयार हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। इनमें क्या होता है कि हमने परिक्षेपण माध्यम लिया और उसमें परिक्षिप्त प्रावस्था को डाल दिया, मिला दिया अंदर, तो और उसको फिर ऐसे शेक कर दिया, हिला दिया, है ना। तो ये
द्रव स्नेही कोलाइड बना लेते हैं। तो इसीलिए ये सरलता से तैयार हो जाते हैं और ये कठिनाई से तैयार होते हैं। कठिनाई से तैयार होने का कारण यही है कि इनमें आकर्षण बल इतना नहीं पाया जाता है जितना द्रव स्नेही कोलाइड में पाया जाता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट में लिखा है कि इनके स्थायित्व के लिए किसी विद्युत अपघट्य की आवश्यकता नहीं होती है ना, किसी भी विद्युत अपघट्य की आवश्यकता नहीं होती है इनके स्थायित्व के लिए, क्योंकि ये स्वयं स्थायी होते हैं, है ना। इनको स्थायित्व प्रदान करने की कोई जरूरत नहीं होती है कि हम अलग से कुछ विलेय पदार्थ मिला दें या विद्युत अपघट्य पदार्थ मिला दें जिससे कि ये स्थायी हो जाए, ऐसा नहीं है। ये खुद अपने आप में क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं, है ना। तो इनमें विद्युत अपघट्य की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्लियर है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये खुद स्थायी होते हैं, स्वयं स्थायी होते हैं। ठीक, सेकंड पॉइंट उधर क्या लिखा द्रव विरागी में कि इनके स्थायित्व के लिए अल्प मात्रा में यानी कि बहुत कम मात्रा में विद्युत अपघट्य की आवश्यकता होती है ना। अब यहाँ पर आवश्यकता होगी लेकिन बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होगी विद्युत अपघट्य की, है ना। यहाँ पर तो आवश्यकता होती ही नहीं है क्योंकि ये स्वयं स्थायी होते हैं, लेकिन यहाँ पर इनको स्थायित्व प्रदान करने के लिए, है ना, द्रव विरोधी या द्रव विरागी कोलाइड को स्थायित्व प्रदान करने के लिए, स्टेबिलिटी देने के लिए हमें कुछ अलग से विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाने की जरूरत होती है, लेकिन बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, लेस क्वांटिटी में, है ना, बहुत ही कम मात्रा में, अल्प मात्रा में विद्युत अपघट्य की आवश्यकता होती है। सेकेंड पॉइंट क्लियर है। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं कि इनमें विद्युत कण संचलन, है ना, विद्युत कण संचलन प्रदर्शित हो सकता है या नहीं भी हो सकता है ना। अब विद्युत कण संचलन का मतलब क्या होता है कि जो कोलाइडिक कण होते हैं, है ना, कोलाइडिक कण होते हैं उनमें क्या होता है, या तो धनावेश होता है या ऋण आवेश होता है। तो जब कोलाइडिक कण विपरीत आवेश के इलेक्ट्रोड की तरफ आकर्षित होते हैं तो उसे कहते हैं विद्युत कण संचलन, है ना। ये जो विद्युत कण संचलन है ये आगे भी हम पढ़ेंगे, है ना, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पर अगर आपको याद रखना है तो सिर्फ इतना ही याद रखना है कि इनमें विद्युत कण संचलन प्रदर्शित हो सकता है या नहीं भी हो सकता है ना। विद्युत कण संचलन को प्रदर्शित कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। कौन? द्रव स्नेही कोलाइड। ठीक है, अब द्रव विरोधी कोलाइड में क्या होता है कि इनमें विद्युत कण संचलन निश्चित रूप से होता है, 100% होता है, निश्चित रूप से होता है ना। विद्युत कण संचलन निश्चित रूप से होगा किसमें? द्रव विरोधी कोलाइड में। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि विद्युत कण संचलन, है ना, ये आगे के वीडियो जब हम पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इनमें विद्युत कण संचलन निश्चित रूप से होता है द्रव विरोधी में, और इनमें विद्युत कण संचलन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कोई गारंटी नहीं है कि होगा ही सही, है ना, या नहीं होगा। 100% होगा या 100% नहीं होगा ये हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी। तो थर्ड पॉइंट क्लियर है। फोर्थ पॉइंट लिखा है कि अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी कणों को नहीं देखा जा सकता है ना। कण लिखा है यहाँ पर, कणों कर लो। ठीक है, तो अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी कणों को नहीं देखा जा सकता है। तो अति सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी द्रव स्नेही कोलाइड या द्रव विरागी कोलाइड को हम नहीं देख सकते हैं, है ना। और अति सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कणों को देखा जा सकता है। यहाँ पर अति सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कणों को हम देख सकते हैं। ठीक है, द्रव विरोधी कोलाइड में। क्लियर है। अब पांचवा पॉइंट लिखा कि इनमें प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है और यहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। अब कम होता है, अधिक होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, ये भी हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे क्यों होता है, कैसे होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है उसे हम कहते हैं टिंडल प्रभाव, है ना। और टिंडल प्रभाव का शायद मैंने वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिया है। हाँ, मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में जाइए आप और उसको देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि द्रव विरागी कोलाइड और द्रव विरागी कोलाइड में प्रकाश का प्रकीर्णन किस प्रकार से होता है। ठीक है, चलिए, अब लास्ट पॉइंट लिखा है कि निर्माण हेतु, है ना, द्रव विरागी कोलाइड के निर्माण हेतु विशेष विधियों की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड पॉइंट में क्लियर करवाया था कि इनमें परिक्षेपण माध्यम लेते हैं और उसमें कोई परिक्षिप्त प्रावस्था हम डाल देते हैं, ऐड कर देते हैं और उसको शेक कर देते हैं, ऐसे हिला देते हैं। बीकर में या किसी भी पात्र में हमने जो लिया है परिक्षेपण माध्यम, उसमें परिक्षिप्त प्रावस्था डाल दी और उसको शेक कर दिया, हिला दिया, तो आसानी से तैयार हो जाते हैं, है ना। तो इनके लिए कोई विशेष विधियों की आवश्यकता नहीं होती है। और द्रव विरोधी कोलाइड में क्या लिखा
था कि ये केवल विशिष्ट विधियों द्वारा ही तैयार किए जा सकते हैं। इनको बनाने के लिए विशेष विधियों की आवश्यकता होती है ना। ये साधारण तौर पर परिक्षेपण माध्यम लेने पर और उसमें परिक्षिप्त प्रावस्था डाल दी, हमने ऐड कर दी और उसको शेक कर दिया तो ये तैयार नहीं होंगे। द्रव विरोधी कोलाइड जो होते हैं उनको तैयार करने के लिए कुछ विशेष विधियों की जरूरत होती है, कुछ विशेष विधियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आई थिंक 6 की 6 पॉइंट आपको बेहतरीन तरीके से, अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा आपको वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और अगर आप पहली बार आकर इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियोज़ आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।